कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। सबको गंदरू भाई की तरफ से नमस्कार और कारू भाई की तरफ से नमस्कार। तो कारू दादा, आज कार्यक्रम की शुरुआत हम दोनों ही मिलकर करते हैं। हाँ, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सभी जिलों के मछली पालकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। टमाटर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं स्वर्ण संपदा। टहनियों से लाह छुड़ाने में मददगार है कृषि उपकरण दाव एवं दावली। अब समाचार विस्तार से। झारखंड मत्स्य निदेशालय द्वारा रांची में डोरंडा स्थित मत्स्य प्रशिक्षण भवन में राज्य के सभी जिलों के मछली पालकों के लिए समेकित मत्स्य पालन पर 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 5 जनवरी 2015 से 18 मार्च 2015 तक चलेगा। सभी जिलों के लिए अलग अलग तिथियां निर्धारित है। इच्छुक मछली पालक आवेदन करने और इस संबंध में अन्य जानकारी हासिल करने के लिए अपने जिला के जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अभी राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई इलाके के किसान पाला लगने से सब्जी फसल खराब होने की सूचना भी दे रहे हैं। ऐसे हालात में किसान भाइयों को सूचित किया जाता है कि सब्जी फसलों को पाला से बचाने के लिए खेत को सूखा न छोड़े, नियमित सिंचाई करते रहें। सिंचाई पाले के असर को कम कर देता है। साथ ही रात को ओस और कुहासा गिरने के समय फसल लगे खेत के चारों कोने पर अलाव जलाएं, जिससे ठंड के असर को कम किया जा सके। फूलगोभी में सूक्ष्म पोषक तत्व बोरोन की कमी से बोरोन डिफिशियंसी नामक रोग लग जाता है। राज्य के किसान फूलगोभी में लगने वाले इस रोग के रोकथाम के लिए बोरोन 0.25% दवा से बने घोल का छिड़काव करें। फूलगोभी फसल में सूक्ष्म पोषक तत्व बोरोन की कमी से पौधों का शीर्ष भाग मर जाता है और बगल से कलियां निकलने लगती हैं। साथ ही पत्तियां पीली हो जाती हैं और शिराएं मरने लगती हैं तथा पौधों में आंतरिक गलन शुरू हो जाता है। किसान भाई, आप अपने फूलगोभी फसल में इस तरह के लक्षण देखें तो अविलंब बोरोन पूर्ति करने वाले घोल का छिड़काव करें। बोरन डिफिशियंसी रोग, जो पोषक तत्व जो बोरन होता है उसकी कमी के कारण फूलगोभी में जो डंठल है वो सड़ जाते हैं और गंध निकलता है। इस रोग को बोरन डिफिशियंसी रोग कहते हैं और इसके निदान के लिए, इसकी रोकथाम के लिए मैं किसान भाइयों को बताना चाह रहा हूँ कि बोरन 0.25% का छिड़काव खेत में करें तो ये बीमारी दूर हो जाती है। जो किसान सब्जी फसल टमाटर की खेती करना चाहते हैं वो इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए उकठा रोगरोधी किस्म लगाएं। किस्मों के चयन के संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। संकर किस्म में जो ICR के कुछ किस्में हैं जो बहुत अच्छा उपज देता है, वो विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटियां हैं। उकठा रोग से सही बर्दाश्त करने की क्षमता है। उसकी जो अच्छी वैरायटियां में है आपको स्वर्ण संपदा है, हाइब्रिड 1, काशी हाइब्रिड 1 है, काशी हाइब्रिड 2 है, स्वर्ण वैभव है। ये सब जो अच्छी वैरायटियां हैं आप इसको लगा के आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका मुनाफा कमा सकते हैं और इसका सीड रेट जो है, बीज दर जो है 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लगता है। झारखंड में लाह की खेती बड़े पैमाने पर होती है। लाह उत्पादन में फसल तैयार हो जाने पर सबसे प्रमुख और परिश्रम युक्त कार्य होता है टहनियों से लाह छुड़ाना। किसान भाई इस काम को आसान करने के लिए दाव एवं दावली नामक कृषि उपकरण की मदद ले सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि बिना रासायनिक कीटनाशी के भिंडी फसल में लगने वाले सफेद मक्खी, पत्ती खाने वाले कीट और माहो कीट के रोकथाम के उपाय। इसके लिए नीम निर्मित कीटनाशी दवाइयों से बने घोल का 2 से 3 बार फसल पर छिड़काव करें। आइए अपने कृषि विशेषज्ञ से जानते हैं कि किसान कहाँ कराएं मृदा जांच। ऐसे किसान भाई जो अपना मिट्टी जांच करवाना चाहते हैं, जो लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट के हैं, वे किसान भाई अपना मिट्टी एकत्रित कर
कृषि विज्ञान केंद्र लोहरदगा में ला सकते हैं या डायरेक्टली कृषि रसायन एवं मृदा विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आप डायरेक्टली ले जा सकते हैं और अपने मिट्टी का जांच करा सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2100 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2450 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3750 रुपए से 4500 रुपए, गेहूं 1600 रुपए से 1800 रुपए, चना 3150 रुपए से 3250 रुपए, दाल अरहर 6700 रुपए से 7200 रुपए, दाल मसूर 6600 रुपए से 7000 रुपए, दाल चना 3400 रुपए से 3600 रुपए, सरसों तेल 8550 रुपए से 9650 रुपए, चीनी 3000 रुपए से 3350 रुपए, आलू 1000 रुपए से 1550 रुपए और प्याज 1750 रुपए से 2250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार। और किसान भाइयों, कृषि समाचार में आपने देखा कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारियां, मौसम के मिजाज से भी आप अवगत हुए आप, और मंडी के भाव का भी पता चल गया। और कारू दादा, अब कुछ और जानकारी हमारे पास है, लेकिन वो जानकारी हम अपने किसान भाइयों को उपलब्ध कराएंगे। उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। आप कहीं जाइएगा। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी। हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सब किसान भाइयों का हमारे कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। तो गंदरू भाई, बात ऐसा है कि जैसे कि ये
लेके चलते बात होती है कि जो अब गेहूं की जो अभी बुआई का बिल्कुल, मौसम है, बिल्कुल। इस मौसम में होता क्या है कि कभी कभी किसान से कुछ कारण में हो गया, किसी शादी ब्याह लग गया तो किसी कारण से मैंने लेट हो जाता है। बिल्कुल, बहुत सारे कारण होते हैं किसान भाइयों कि जिसकी वजह से बहुत सारे किसान हैं जो गेहूं की खेती देर से करते हैं। तो अगर आप देर से गेहूं की खेती कर रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं जो हमारे विशेषज्ञ महोदय आपको जानकारी देंगे। और चलिए इसी विषय पर हम अपने किसान भाइयों को जानकारी भी दिलवा दें। और हमारी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर उदय कुमार जी। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे देर से बोई जाने वाली गेहूं की खेती एवं उसके प्रभेद के बारे में। इस बारे में और भी अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर उदय कुमार सर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त समय क्या होती है? किसान भाई, झारखंड में गेहूं की संभावना काफ़ी अधिक है और हम जो गेहूं की खेती करते हैं वो जैसा सबको सर्वविदित है कि ये जाड़े मौसम की फसल है और ये मौसम के गेहूं के खेती का जो मुख्य उपज है इसके बुआई के समय पर बहुत ही निर्भर करता है। हम गेहूं की बुआई मुख्यतः जो समय से भी बुआई करते हैं, देर से भी बुआई करते हैं। जो गेहूं की फसल हम बुआई समय से करते हैं उसका उपयुक्त समय 15 से 20 नवंबर या कहें पूरे नवंबर माह होता है। अगर देर से बुआई की गेहूं की खेती करनी है तो उसको 25 दिसंबर तक उपयुक्त समय माना जाता है। फिर भी हम इसको अगर हम पूरे दिसंबर माह ले सकते हैं देर से बुआई गेहूं खेती करने के लिए। डॉक्टर साहब, जो किसान भाई गेहूं की बुआई किसी कारणवश ना कर पाए हों तो अभी के मौसम में जो अभी आपने कहा कि 25 दिसंबर, तो उपयुक्त जो किस्में हैं वो कैसे अपने इस खेती को अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि देर से शुरू? किसान भाई, गेहूं की खेती में सबसे उपयुक्त हमारा जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि हम अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग प्रभेद अनुशंसित हैं। अगर समय के से हम गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो उसके लिए अलग प्रभेद हैं। देर से गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो उसके लिए अनुशंसित किस्म अलग हैं। अगर हम अनुशंसित किस्म का चयन नहीं करेंगे तो हमारा उपज में भारी गिरावट आ सकती है। इसलिए हमको अच्छे उपज प्राप्त करने के लिए किसान भाई को जो समय के अनुसार जो हमारा प्रभेद अनुशंसित हैं उन्हीं का व्यवहार करना चाहिए। जो किसान भाई किसी कारणवश या धान कटनी में लेट या देरी हो जाने विलम्ब के चलते किसान भाई अभी गेहूं की खेती नहीं किए हैं, गेहूं की बुआई नहीं किए हैं, वे किसान भाई तुरंत अभी अपने खेत की तैयारी कर लें। खेत तैयार करने के बाद उसमें उपयुक्त जो हमारा अनुशंसित किस्म है इस दिसंबर में गेहूं बुआई करने के लिए, जिसमें उनका चयन अगर करते हैं तो हम खेती अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कुछ अनुशंसित किस्म जो है हमारे उसमें हम जो मुख्य रूप से गंगा वैरायटी जो HD 2643 के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है, K 9107 प्रभेद है, HP 1744 वैरायटी उपलब्ध है, PBW 373 किस्म है, HUW 234 किस्म है। ये सब जो कुछ अनुशंसित किस्में हैं जिनका किसान भाई चयन करके अभी हम उसका वो करें तो अच्छी उपज प्राप्त हो सकता है। डॉक्टर साहब, जो अभी हमारे किसान भाई जो अभी खेतों में अपने जो गेहूं को लगाएंगे जो देर से शुरू किए हैं, तो खेतों में गेहूं लगाने की विधि, बीज दर एवं उसकी दूरी क्या होनी चाहिए? किसान भाई अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों की संख्या उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम बीज दर किस्म के साथ साथ उसका भी ध्यान रखना चाहिए। सामान्य खेती हम जब करते हैं जिसमें नवंबर में हम बुआई करते हैं तो उसमें हम प्रति हेक्टेयर के दर से 125 किलोग्राम बीज का उपयोग करते हैं। लेकिन किसान भाई गेहूं की खेती अभी की बुआई कर रहे हैं, जो दिसंबर में बुआई कर रहे हैं, उसमें बीज की मात्रा बढ़ा देते हैं और 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर का बीज हम व्यवहार करते हैं। इसके लिए हमको 60 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लगेगा। ये जो हम बुआई करते हैं, जो प्रभेद चयन करने के बाद किसान भाई बीज को बोने से पहले बीज उपचारित अवश्य कर लें, जिससे कि बीज जनित बीमारी होने वाले से हम रोकथाम कर सकते हैं। इसके लिए बेविस्टिन दवा को 2 ग्राम से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से हम बोने से पहले बीज के कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जो खाद एवं जो उर्वरक है हमारे जो किसान भाई अपने गेहूं के खेतों में जो अभी जो इस्तेमाल करेंगे वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण खाद एवं उर्वरक हैं? किसान भाई जब देर से हम बुआई करते हैं, गेहूं की दिसंबर में बुआई करते हैं, तो स्वाभाविक है कि खेत में गेहूं के फसल को बढ़वार का कम समय मिलता है। इसलिए सामान्य जो बुआई की सामान्य जो दर है उससे हम खाद की मात्रा को कम कर देते हैं।
इसलिए जब हम दिसंबर में अभी जो गेहूं की बुआई कर रहे हैं उसमें गेहूं के लगभग 20 से 30% सामान की दर से हम खाद की मात्रा कम कर देते हैं। इसके लिए अभी अनुशंसित खाद की मात्रा है 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास की मात्रा हम व्यवहार करते हैं। खेत की तैयारी करने के बाद बोने से पहले नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा को व्यवहार करते हैं बोने से पहले। बची हुई जो हमारे अधिक नाइट्रोजन की आधी मात्रा होती है उसको हम प्रथम सिंचाई करने के बाद यानी कि बुआई करने से 20 से 25 दिन के बाद हम बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा को व्यवहार करते हैं। किसान भाई खास ध्यान रखें कि जिस समय हम टॉप ड्रेसिंग जो यूरिया की करते हैं नाइट्रोजन की, उस समय खेत में नमी बना रहना चाहिए, जिसमें कि चलने लायक पैर नहीं धंसना चाहिए, उतना नमी बनाकर रखें। सिंचाई को लेकर हमारे किसान भाई बहुत ही परेशान रहते हैं, तो ये जो देर से जो गेहूं की खेती कर रहे हैं तो इसमें सिंचाई प्रबंधन हमारे किसान भाई कैसे करें? किसान भाई, हम गेहूं की खेती वहीं होती है जहां पर सिंचाई की उत्तम व्यवस्था होती है या एश्योर्ड इरिगेशन की फैसिलिटी उपलब्ध होता है, वैसा ही खेत का भी चुनाव करते हैं और उन्हीं किसान भाई जैसा कि गेहूं भी की खेती करते हैं। गेहूं के खेती करने में सिंचाई जल के उपलब्धता के अनुसार हम सिंचाई का उपयोग करते हैं। सामान्यतः 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है झारखंड में किसान भाई खेती करने के लिए, लेकिन अगर हमारे पास सिंचाई जल कम है तो उसको हम कम इरिगेशन में भी सिंचाई करते हैं। खेती करने के लिए गेहूं के लिए कुछ क्रांतिक जो क्रिटिकल स्टेज है गेहूं के, उन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, जैसे कि जो फर्स्ट इरिगेशन होता है क्रांतिक, जिसमें क्राउन रूट इनिशिएशन होता है, 35 से 40 दिन के बाद टिलरिंग स्टेज है, फिर हमारा गांठ बनने का समय 50 से 55 दिन का समय आता है, फिर बाले निकलने का समय आता है और दूध जो दाने में दूध बनता है उस समय। ये सिंचाई के लिए बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। किसान भाई खास ध्यान रखें कि इन स्थितियों में 5 से जो अवस्थिति बताई गई, इसमें खेत में नमी बना रहना चाहिए। इस समय किसान को भाई को हम अवश्य सिंचाई देनी चाहिए। चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने जो गेहूं की खेती करने से चूक गए, जो अभी लास्ट स्टेज में जो गेहूं की खेती जो करने जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो जल्द से जल्द उनको अनुरोध है कि वो खेत की तैयारी कर गेहूं की खेती करें। कुछ खास टेक्नोलॉजी है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसान भाई के पास या ज़िला में जीरो टिलेज मशीन है तो जीरो टिलेज मशीन से हम खेती कर सकते हैं, जिससे कि 1 सप्ताह का जो खेती करने में समय है उसमें बचत होता है। किसान भाई, अगर सूखी खेत में नमी नहीं है तो हम बीज को 12 घंटा मॉइस्चर में पानी में भिगोकर उसको हम गेहूं को बुआई कर सकते हैं, जिससे कि उसका जर्मिनेशन, उसका अंकुरण जल्दी हो सकता है, उसको प्राइमिंग बोलते हैं। और अगर सूखी हुई खेत में गेहूं के हम बुआई कर रहे हैं तो बोने के बाद तुरंत उसमें सिंचाई दें, जिससे कि हमारा अंकुरण उसका जल्द से जल्द हो। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दादा, बहुत अच्छी जानकारी थी। हाँ, विलम्ब से बुआई में मैंने जो किसानों को भय रहता है कि विलम्ब से हम बो रहे हैं गेहूँ, तो वो सारी चीज़ की जानकारी मिली कि आपको भय नहीं करना है, इन सब विधि का इस्तेमाल करेंगे तो आपको। और साथ साथ में ये भी हमारे विशेषज्ञ महोदय ने जानकारी दी कि कौन सा जो प्रभेद होता है गेहूं का, जिसको अगर आप देर से लगाते हैं तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। हाँ। यानी देर से लगाने वाले गेहूं के अलग प्रभेद होते हैं, उन प्रभेदों का इस्तेमाल हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। और कुछ और जानकारी? हाँ, अब है क्या कि जैसे मान लीजिए कि है तो एक है जीरो टिलेज, बिल्कुल यही ना। हाँ। तो उससे बुआई का विधि कैसे होता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो जानकारी भी हम अपने किसान भाइयों को देंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक और छोटा सा विराम। एक लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या, पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर
30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। तो चलिए विराम के बाद एक बार फिर से तमाम किसान भाइयों का स्वागत है। और दादा, जैसा कि आप कह रहे थे, जीरो टिलेज विधि से गेहूं की खेती, हाँ। तो ये जो पद्धति है ये बहुत ही आसान पद्धति है और उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है, किसानों को मेहनत कम करना पड़ता है, और उत्पादन की बात तो हम कर ही रहे हैं कि उत्पादन अधिक से अधिक किसान भाइयों को मिलता है। तो चलिए इस विषय पर भी आज हम अपने किसान भाइयों को जानकारी दे देते हैं, और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ महोदय डॉक्टर विनय कुमार जी। किसान भाइयों, आज हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र पेटरवार बोकारो में, और आज के अंक में हम आपको जानकारी दे रहे हैं जीरो टिलेज मशीन के द्वारा गेहूं की बुआई कैसे की जाए, इसके विषय में। गेहूं के फसल की जो बुआई की जाती है, इसके लिए कौन कौन से यंत्र उपयुक्त माने जाते हैं? खास के ट्रेडिशनली जो गेहूं की बुआई करते हैं उसमें है कि खेत को पहले तैयार करते हैं, 2-3 बार जुताई करने के बाद उसको पाटा देते हैं, लेवल करते हैं, उसके बाद में उसमें बुआई करते हैं और मैनुअली बुआई करते हैं, या फिर हल के पीछे जो है बीज को डालते हैं। ट्रेडिशनली यही होता है किसान भाई जो करते हैं। लेकिन हम यंत्र के द्वारा अगर इस्तेमाल करते हैं, अगर बुआई करते हैं, तो उसमें जो है बहुत सारे सीड ड्रिल है। एनिमल ड्रोन सीड ड्रिल है जिसके द्वारा भी गेहूँ की बुआई करते हैं हम, और दूसरा जो है ट्रैक्टर ड्रोन या पावर टिलर ड्रोन सीड ड्रिल भी है जिसके द्वारा भी गेहूँ की बुआई करते हैं। वो यंत्र जो है ये सीड ड्रिल है और सीड कम फर्टाइजर ड्रिल है, 2 तरह के यंत्र होते हैं। तो सीड ड्रिल होते हैं उसमें सीधे जो है गेहूँ को डाल देते हैं, गेहूँ की बुआई होती है, जैसे भी वो चलता है ऑपरेट होता है उसके गेहूँ जो है उसमें लाइन से गिरता है। और सीड कम फर्टाइजर ड्रिल है जिसमें कि है एक खाने में जो है एक बक्से में जो है सीड डालते हैं, दूसरे बक्से में जो है वो खाद डालते हैं, और जब इसको हम पावर टिलर या ट्रैक्टर द्वारा जो चालित करते हैं तो दोनों ऑटोमेटिक गिरता है और इससे जो है गेहूं की बुआई होती है। और साथ साथ एक और यंत्र है वो जीरो टिलेज इम्प्लीमेंट है जिसके द्वारा जो है सीड और फर्टिलाइज़र दोनों को एक साथ जो है खेतों में उपयोग करके है गेहूं की बुआई करते हैं। तो खास के जीरो टिलेज इम्प्लीमेंट जो है किसानों के लिए जो है बहुत ही उपयोगी है, जिससे जो है समय की भी काफ़ी बचत है, पैसे की भी काफ़ी बचत है, और गेहूं की बुआई जो है काफ़ी अच्छी तरह से होता है। इसमें उपज भी इसके द्वारा भी जो है जितने जो है ट्रेडिशनली जो खेत को तैयार करके जो गेहूं की बुआई करके जो उपज होता है उससे कम से कम 10% ज़्यादा ही है, कम से कम उतना उपज इससे होता है, इसलिए किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी। हम चाहेंगे कि आप इसके बारे में किसान भाइयों को विस्तृत रूप से बताएं कि किसान भाइयों को क्या फ़ायदा होगा इस मशीन से, जीरो टिलेज मशीन से गेहूँ की बुआई करने में, और किस तरह से ये उपयुक्त है। तो हम लोग क्या करते हैं कि धान के हार्वेस्टिंग के बाद गेहूं की बुआई करते हैं, तो जिस समय धान की हार्वेस्टिंग करते हैं उसमें जो है खेतों में काफ़ी मॉइस्चर होता है। तो जनरली किसान भाई क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि वो मॉइस्चर सूखेगा तो हम खेत को जुताई करेंगे, और जुताई भी कम से कम 3-4 बार जुताई करनी पड़ती है। उसके बाद में उसको जो है पाटा देते हैं, लेवल करते हैं, तब उसको जो है खेत तैयार होता है और उसमें गेहूँ की बुआई करते हैं। तब तक समय काफ़ी जो है लेट हो जाता है। खास के जो है गेहूं का सीज़न जो है पिक सीज़न जो माना जाता है 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक, अगर खेतों को तैयार करने में ही काफ़ी समय हो जाता है, जिसके कारण जो है उसको जो है गेहूं को बुआई करने में काफ़ी लेट हो जाते हैं। जब गेहूं की बुआई जब लेट से करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसका इल्ड पे इफेक्ट पड़ेगा, और इल्ड इफेक्टेड होगा, कम इल्ड होगा, लेबर भी ज़्यादा है, खर्च भी ज़्यादा होता है, इल्ड भी कम होता है, जिसके कारण किसानों को मार्जिन कभी बहुत कम होता है। लेकिन अगर जीरो टिलेज मशीन द्वारा गेहूं की बुआई करते हैं तो इस केस में हम क्या करते हैं कि खेतों में हार्वेस्टिंग के बाद धान का कटाई करते हैं, उसमें जो हल्का मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर खेत में ही हम गेहूं की बुआई कर देते हैं। उसमें छोटा छोटा खूंटी रहता है, उसको कोई जुताई नहीं करते हैं। जैसा कि यंत्र का नाम है जीरो टिलेज मशीन, मीन्स शून्य जुताई, उसमें जुताई करनी ही नहीं है। तो ये मशीन जो है इसमें 2 खाने होते हैं, एक में सीड डाल देते हैं, एक में फर्टिलाइजर डालते हैं, और पावर ट्रैक्टर द्वारा ऑपरेटेड ये मशीन है। इसको जब खेत में खूंटी रहता है धान काटने के बाद, उस खूंटी वाले खेत में ही इसको चलाते हैं जो बिना जुताई किए हुए, हल्का मॉइस्चर होनी चाहिए। तो उसमें है क्या कि गेहूं जो है लाइन से गिरता है, और जो रिकमेंडेड डोज है उसके हिसाब से उसमें सेटिंग है, मीटरिंग डिवाइस है, उसमें सेटिंग कर देते हैं कि कितने रिक्वायरमेंट है 1 एकड़ के लिए, उसके हिसाब से उसमें सेट कर देते हैं, कितने फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है, और उसमें खेत में हम चलाते हैं तो वो जो रिकमेंडेड है जो सेटिंग है उसी के हिसाब से वो गिरता है। तो सबसे पहली बात है कि खेत में अगर ऐसे छींटते हैं गेहूँ या खाद तो कहीं ज़्यादा कहीं कम गिरता है, उसके कारण जो है ज़्यादा हो जाता है, खर्च भी ज़्यादा होता है। और इसमें है कि रेगुलर एक तरह से यूनिफॉर्मली तरीके से जो है बीज भी गिरता है, खाद भी गिरता है, तो इसमें बढ़वार भी एक तरह से होगा। तो इसमें किसानों को ये फ़ायदा है क्या कि खेत को तैयार करने में जो खर्च होता है
इसमें तो खेत जुताई करनी नहीं है, तो वो बचत हो जाती है। और टाइम, खेत को तैयार करने में जितना टाइम लगता है उस टाइम की बचत हो जाती है। तो इससे है क्या कि सही समय पे जो है गेहूं की बुआई हो जाती है और इसमें इरिगेशन भी बहुत कम लगते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जीरो टिलेज मशीन की क्षमता क्या है और किसान भाई इस मशीन को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? अगर किसान लेना चाहते हैं तो जनरली जो भी है डीलर्स हैं ट्रैक्टर का, मशीनरी का, वहाँ से उपलब्ध कर लेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से भी स्कीम है जिसके तहत जो है इसको 75% सब्सिडी पे, 50% सब्सिडी पे जो स्कीम है उसके तहत जो इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो हर प्रखंड में जो स्कीम चल रहा है, कृषि यंत्र बैंक की अगर स्थापना करते हैं तो उसमें 75% सब्सिडी की व्यवस्था सरकार की ओर से, जिसमें है क्या कि 5 लाख उन्हें लगाना पड़ेगा और 20 लाख का उसको सारे इम्प्लीमेंट्स, ट्रैक्टर और ट्रैक्टर ऑपरेटेड इम्प्लीमेंट्स एवं अन्य स्वचालित इम्प्लीमेंट भी जो है उन्हें उपलब्ध हो जाते हैं 75% सब्सिडी पे। लेकिन इंडिविजुअल अगर कोई इम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं तो इसमें भी है 50% सब्सिडी पे सरकार की ओर से योजना है जिससे किसान जो उपलब्ध कर सकते हैं। और ये हर जिले में भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा जो है इस तरह का स्कीमें के हिसाब से जो है पेपर में निकलता है, एडवर्टाइज होता है कि जो भी किसान इच्छुक हैं वो अप्लाई करें। उसी के आधार पर स्क्रूटनी करके जो इसकी रिक्वायरमेंट है, कितने ज़मीन होनी चाहिए और ये होनी चाहिए, कहाँ के निवासी हैं, उसके हिसाब से जो है फर्स्ट पाव के आधार पर ही उसको स्क्रूटनी करते हैं और वो जो है स्कीम के तहत जो है आवंटन करते हैं। किसान भाई, आपने देखा हमारे विशेषज्ञ ने आपको जीरो टिलेज मशीन द्वारा गेहूं की बुआई करने के विषय में और जीरो टिलेज मशीन के विषय में विस्तृत जानकारी दी। हम चाहेंगे कि आप इन सभी जानकारियों से लाभ उठाएं। और सर, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने जा रहा है दादा। हाँ, अब इसके जाते जाते हम अपना हम लोग पता बताएंगे। बिल्कुल पता बताएंगे, तो पता नोट कीजिए किसान भाइयों। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।